यहाँ रिसर्च मैथोलॉजी में रिसर्च प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि रिसर्च प्रोसेस क्या है। रिसर्च प्रोसेस हिंदी में अगर आप इसको बोले तो इसका नाम है शोध प्रक्रिया। रिसर्च प्रोसेस को हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसका नाम है शोध प्रक्रिया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिसर्च है क्या। तो रिसर्च जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक री है और एक सर्च है। री का मतलब हो गया कोई भी काम को फिर से करना, दोबारा करना, अगेन एंड अगेन, दैट इज री। और सर्च मतलब खोजना, किसी भी चीज को दोबारा खोजना। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे, इस वर्ड को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि रिसर्च फिर से खोजने की बात को कह रहा है। यानी कि हो सकता है कि कुछ टॉपिक जो खोज तो लिए गए थे लेकिन हो सकते हैं कि वो अधूरे रह गए, उनको फिर से खोजना रिसर्च कहलाता है। अब किसी भी चीज का एक प्रोसेस होता है। जस्ट अगर आप स्टूडेंट है, अंडर ग्रेजुएट 3 ईयर डिग्री कोर्स के स्टूडेंट है, तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा एडमिशन के लिए। वो एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्क्रूटनी करेगा। फिर आपका लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम आएगा, देन यू विल बिकम फॉर एलिजिबल द स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज। आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन का काम होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर क्लासेस है, फिर इंटरनल एग्जाम है, एक्सटर्नल एग्जाम है। इस तरह से 6 बार इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम देना पड़ेगा, कुल मिला के 12 एग्जाम हो जाएंगे। ये सब चैनल बाय चैनल एक प्रोसेस के तहत हो रहा है। और लास्ट जब आप 6 सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम दे देंगे तो सारे सेमेस्टर के रिजल्ट को ऐड करके आपको TYDC यानी 3 ईयर डिग्री कोर्स का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। उसी तरीके से रिसर्च का भी एक अपना प्रोसेस है। रिसर्च भी प्रोसेस के तहत चलता है। विदाउट प्रोसेस, विदाउट ऑब्जेक्ट कोई भी काम करेंगे तो ये भटकना निश्चित है। इसलिए प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रोसेस के तहत आप काम करते हैं तो गलतियां बहुत कम होती है और सिस्टमेटिकली वैसे आप चले जाते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि कलकत्ता जाना है तो एक प्रोसेस है कि आप सरिया से बगोदर जाएंगे, बगोदर से फिर लेफ्ट हैंड मुड़ेंगे, जीटी रोड को पकड़ेंगे, जीटी रोड को पकड़ के फिर इजी वे भी जो भी रास्ता आपके पास होगा उस रास्ते को आप अडॉप्ट करके आप कलकत्ता पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से आप हजारीबाग चले जाएंगे, हजारीबाग से फिर आप वापस रांची चले जाएंगे, रांची से फिर कोई रांची से रास्ता पकड़ के पुरलिया होते हुए जाएंगे। तो ये लंबा वे होगा, ये प्रोसेस आपका गलत होगा। क्योंकि रिसर्च जो काम है ना वो इतना सामान्य काम नहीं है। रिसर्च बहुत टफ काम है, बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए उसके प्रोसेस को पहले से आइडेंटिफाई किया गया है और उसी प्रोसेस के तहत काम करना भी चाहिए। अगर उस प्रोसेस के तहत आप काम करते हैं तो शायद आप अपने ऑब्जेक्ट को जल्दी पा सकेंगे और उसका जो डिसीजन आपको मिलेगा, जो एनालिसिस करेंगे, जो समरी तैयार करेंगे, वो शायद आप जल्दी कर पाएंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं कि रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है। सबसे पहले इसमें किया जाता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, समस्याओं की पहचान। रिसर्च प्रोसेस का पहला काम है प्रॉब्लम को डिफाइन करना। प्रॉब्लम को डिफाइन करना यानी समस्या की पहचान करना। रिसर्च करते क्यों हैं? रिसर्च करते हैं हम अपने समाज में व्याप्त समस्याओं को जानने के लिए। उस समस्याओं का क्या रेमेडी हो सकता है वो जानने के लिए। तो सबसे पहले आप जिस चीज के लिए रिसर्च करना चाह रहे हैं उस चीज का पहचान करना, उस समस्या को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम को सोचना, ये सबसे पहली जरूरत है कि हम उस समस्या को पहचान सकें, उसकी हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वो समस्या है क्या। अगर वो समस्या को हम पहचान सकते हैं तभी रिसर्च करना आसान होगा। जब हम समस्या को ही नहीं पहचानेंगे तो वो आसान नहीं होगा रिसर्च करना। जैसे अगर आप एकदम करंट सिनेरियो में देखें, एकदम करंट सिनेरियो में, तो अभी इंडिया का एक बहुत बड़ा समस्या है। एक भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर कार्यक्रम को लाया जा रहा है सेना की बहाली को लेकर, और उस कार्यक्रम के तहत बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। मार्केट जल रहे हैं, ट्रेन जल रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। ये एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। अभी करंट सिनेरियो में आप देखेंगे। अब इसको अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करते हुए काफी दूर तक आप जा सकते हैं, इसके तह तक जा सकते हैं, इसके एनालिसिस आप कर सकते हैं कि इसमें गलतियां कहाँ से हो रही है। क्या छात्रों को कुछ समझने में असुविधा हो रही है, या छात्र कुछ समझ नहीं पा रहे हैं,
या सरकार के द्वारा जो बनाया गया पॉलिसी है उसमें कोई खामी रह गई है, या सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी थी जिसको छात्र तक नहीं सही तरीके से सर्कुलेट किया जा सका, या छात्र को ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ हो सकता है। बहुत तरह की बातें आ सकती है। ये मैं करंट सिनेरियो में बता रहा हूँ। आप दूसरे सिनेरियो में अगर चले, अपने गांव की बात करें, हम अगर सरिया की अपनी बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमन का पलायन, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ के जो रोजी रोजगार के लिए लेबर ग्रेड के जो व्यक्ति है वो मैक्सिमम स्टूडेंट चले जाते हैं बाहर की ओर, माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट क्यों कर जाते हैं, क्या रीजन रहता है, क्या समस्याएं हैं उनके साथ में? वो अपने परिवार को छोड़कर काफी दूर है, अपने परिवार के साथ नहीं है, अपनी पत्नी के साथ नहीं है, अपने बच्चों के साथ नहीं है, अपने माता पिता के साथ नहीं है, वो कमाने के लिए माइग्रेट है। ये एक समाज की बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। दूसरी समस्या अगर आप देखें एज ए स्टूडेंट लाइफ, तो वो स्टूडेंट लाइफ में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो कॉलेज में अपीयरेंस है वो धीरे धीरे क्लास के प्रति कम होता जा रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? क्या शायद स्टूडेंट को वो सारे स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल कराए जा सकते हैं कॉलेज में, या स्टूडेंट की कोई मदद परेशानी रह गई कि वो पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी करना चाहता है? क्या उसे रोजगार करना जरूरी है? रोजगार क्यों करना पड़ रहा है? हो सकता है कि उसके माता पिता के द्वारा उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा हो कि वो स्वयं स्टेबल होकर सिर्फ पढ़ाई कर सके और जीविका उपार्जन के लिए कुछ ध्यान न दे सके, ये भी एक समस्या हो सकती है। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम को जैसे ही आप करेंगे ना, तो जैसे ही उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे उसके साथ बहुत तरह की बातें निकलेंगी। जब बीज एक बार रोपा जाता है धरती के जमीन के नीचे, तो उससे जो तना निकलता है, तना से कई सारा ब्रांच निकलता है। तो जब आप रिसर्च को आइडेंटिफाई कर लेंगे और एक सादे कागज पर जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो आप देखिएगा कि बहुत तरह की बातें आप उसमें लिख सकते हैं। रिसर्च को पहले आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो रिसर्च किस चीज पर आप करने जा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, वो प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके समाज में, आपके सर्किल में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, आपके सोसाइटी में वो प्रॉब्लम कहाँ है? जहां भी वो प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। तो रिसर्च प्रोसेस का पहला चीज है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ये प्रॉब्लम आप अपने नेशन लेवल से निकाल सकते हैं, अपने स्टेट लेवल से निकाल सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से, अपने स्टूडेंट सर्कल से, अपने सोसाइटी से, अपने गांव से, अपने प्रखंड से, कहीं से भी ये समस्या को पहचान सकते हैं। पहले समस्या का पहचानना बहुत जरूरी है। तो फिर रिसर्च क्यों किया जाता है? रिसर्च सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए किया जाता है। अगर आपके रिसर्च से सोसाइटी को कोई बेनिफिट ही नहीं होगा तो फिर रिसर्च करने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। क्यों फिर हम रिसर्च करेंगे, क्या जरूरी है रिसर्च करने का? तो रिसर्च सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए सोसाइटी में आप उसको आंख दिखाकर, मतलब उसका एक आंख बन रहा है सोसाइटी, जो चीज को नहीं समझ पा रहा है उसको आप इनलार्ज करके पेपर में लिख कर डेटा के साथ आप उसको दिखा सकते हो, उसका आंख बन सकता है। अखबार क्या होता है? जो न्यूज हम नहीं जानते हैं अखबार वो न्यूज से आपको परिचित कराता है। बस रिसर्च वही है कि रिसर्च जिस चीज को, समस्या को समाज नहीं जान रहा है, स्टेट नहीं जान रहा है, नेशन नहीं जान रहा है, उस रिसर्च को करके आप उनके लिए आंख का काम करते हो। रिसर्च के थ्रू आप बताना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे समाज में है, हमारे गांव से बहुत सारे स्टूडेंट माइग्रेट हो जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, तो क्यों चले जा रहे हैं, क्या उसके पीछे रीजन है? तो सबसे पहले है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला चीज अगर हम कहें तो वो है रिसर्च प्रोसेस में पहला है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में दो तीन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस विषय को आप चुन रहे हैं, क्या उस विषय पर, जिस प्रॉब्लम को आप चुन रहे हैं उस प्रॉब्लम पर पहले से कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है? क्या ये प्योरली नया होगा या इसके पहले भी इस पर कोई काम हो चुका है? ये जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर कुछ काम हो चुका है और उसका डिसीजन लोगों को पता है, तो अगर काम हो गया है, डिसीजन पता है, रिकमेंडेशन पता है, एनालिसिस किया जा चुका है, तो वैसा रिसर्च आपके काम का नहीं होगा। रिसर्च में बिल्कुल नयापन होना चाहिए। अगर किसी ने ये रिसर्च कर लिया है कि गिरिडीह जिला से मैक्सिमम
पब्लिक माइग्रेट होकर गुजरात और बॉम्बे की ओर रुख कर रहे हैं, उस पर रिसर्च अगर हो चुका है तो फिर अगर आप दोबारा करते हैं तो शायद वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा, ज्यादा सोसाइटी के काम के लायक नहीं होगा। तो ये जानना जरूरी होता है कि इसके संबंध में जो जानकारी है वो उपलब्ध है, वो गोपनीय है। दो बातें हैं, अगर उपलब्ध है तो आप उस पर काम कर सकते हैं, अगर गोपनीय है तो क्या उसे गवर्नमेंट ने गोपनीय रखा है? अगर गवर्नमेंट उसको क्लेरिफाई कर चुकी है, डिफाइन कर चुकी है कि ये डिसीजन सीक्रेट रहेगा, ये डिसीजन हम पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में आप उससे रिलेटेड कोई भी रिसर्च को पब्लिकली डोमेन पर नहीं ला सकते हैं। पब्लिकली डोमेन पर लाना अपराध हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही उसको डिस्क्राइब कर दिया है कि ये प्रॉब्लम जो होगा इसका जो आइडेंटिफिकेशन किया गया, उसका जो डिस्कशन है, जो डिसीजंस है, वो सारे के सारे डिस्कशन और डिसीजंस जो है वो क्या है, गोपनीय है, सीक्रेट है, इसलिए उस पर आप काम नहीं कर सकते हैं, डिसीजन को पब्लिकली नहीं ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया रिसर्च प्रोसेस में पहला कि जो भी आपके समझ में, आपके जानकारी में, आपके नॉलेज में समस्या है उसकी पहचान करना, उसका एक हेडलाइन तैयार करना। कोई भी अखबार होता है तो उसका जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो लंबा चौड़ा होता है और ऊपर का जो हेडलाइन होता है वो कम शब्दों का होता है और मेन थीम होता है, मेन थीम होता है। बाकी सारा का सारा न्यूज रिपोर्टियर जो होते हैं वो बड़ा सा डिस्कशन नीचे लिखते हैं, लेकिन हेडलाइन को बहुत छोटे शब्दों में लिखा जाता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि रिसर्च प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं तो रिसर्च प्रोसेस एक ऊपर का हेडलाइन हो गया, एक टॉपिक हो गया, और उसके अंदर में बहुत सारे डिस्कशन एक एक करके पॉइंट में जा रहे हैं। तो वो रिसर्च प्रोसेस में वो पहला चीज होना चाहिए कि जिस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका हेडिंग बनाना चाहिए कि माइग्रेंट लेबर इन झारखंड या माइग्रेंट लेबर इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, वाई क्वेश्चन लगा दीजिए उसमें वाई। जैसे वाई लगा दीजिएगा, WHY जहां लगा दीजिएगा, पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपके पेपर पर कि क्यों माइग्रेट हो रहा है। वाई वाई जहां लग गया मतलब लोग पढ़ना चाहेंगे कि क्यों माइग्रेट हो रहा है। अगर आप सिंपल थिंकिंग में लिखेंगे तो आजकल का पब्लिक क्या होता है ना कि थोड़ा सा जब तक ट्विस्ट नहीं हो न्यूज में तो उस पर दिमाग नहीं लगाता, रिसर्च में वो दिमाग नहीं लगाता है। तो थोड़ा वाई लगा देंगे, WHY वाई, कि क्यों माइग्रेट हो रहा है, क्यों यहाँ से जा रहा है, तो वो एक सिंबॉलिक हो जाएगा और शायद उस पर लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया कि प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करना। रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि पिछले साहित्य की समीक्षा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिस टॉपिक को आपने चुना है, जिस टॉपिक को आपने अभी अडॉप्ट किया है, जिस प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया है, जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड क्या पहले भी कोई रिसर्च हो चुके हैं, क्या उससे रिलेटेड कोई रिसर्च या कोई लिटरेचर पहले से अवेलेबल है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि रिसर्च कभी भी पूरा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ये कह ले कि हमने रिसर्च फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर दिया है, दैट्स ये बिल्कुल गलत है कहना कि रिसर्च फुल एंड फाइनल होता है। रिसर्च हमेशा रिकमेंडेशन के साथ, सजेशन के साथ बंद जरूर होता है, लेकिन वो अगले पन्ने को तैयार करने के लिए भी छोड़ देता है। कभी भी रिसर्च को आप पूरा नहीं कर सकते, रिसर्च हमेशा आगे बढ़ता जाता है। तो लिटरेचर का रिव्यू ये कहता है कि अगर मिस्टर एक्स आज के डेट में ये रिसर्च कर रहा है तो पिछले डेट में मिस्टर वाई क्या उसी टॉपिक से मिलता जुलता कोई रिसर्च किया था, मिस्टर जैड उसी टॉपिक से पिछले डेट में, आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीना पहले, क्या वो रिसर्च किया था? अगर किया था तो पहले आप उनके रिसर्च को पढ़िए कि उनके रिसर्च में क्या क्या बातें थी, उसने क्या क्या चीजों का प्रयोग किया था, क्या क्या शब्दों को उसने लिखा था, क्या क्या उन्होंने जानकारियां बताई थी अपने रिसर्च में। तो लिटरेचर का रिव्यू जो होता है वो यही चीज होता है कि वो ये बताने का प्रयास करता है कि आपने जिस टॉपिक को लिया है, आप जिस टॉपिक पर काम कर रहे हैं, वो टॉपिक को पहले किसने तैयार किया है और उससे रिलेटेड आइटम क्या क्या पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, पब्लिकली कौन कौन लोग उसको जान रहे हैं। लिटरेचर रिव्यू यही है। लिटरेचर रिव्यू में मैक्सिमम ये चीज प्रयास किया जाता है कि आप जितना पीछे का अध्ययन करेंगे, जितना पीछे का स्टडी करेंगे, उतना आपका रिसर्च और मजबूत होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले ये डिस्क्राइब हो चुका है,
शायद वो समस्या उस समय तो थी, लेकिन आज 6 महीना बाद या 1 साल बाद वो समस्या अब रह गई या नहीं रह गई। अगर रह गई है तब तो आप उस पर काम कीजिए, और अगर वो लिटरेचर रिव्यू में जो समस्या का उसने एक्सप्लेनेशन किया था वो अब समस्या रह ही नहीं गई है, तो रिसर्च करना आपका बेकार हो जाएगा, फालतू हो जाएगा, कोई रिसर्च करने का औचित्य नहीं बचेगा। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आपके टॉपिक से मिलता जुलता अगर कोई लिटरेचर पहले से किया हुआ है तो उसका रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आप कुछ लिखें, उसको फिर से कोई पढ़ रहा है, फिर से उसकी जांच कर रहा है, वो रिव्यू होता है। एग्जामिनेशन और रिव्यू में अंतर है। एग्जामिनेशन मार्किंग करने के लिए दिया जाता है, आप लिखते हैं फिर आपके टीचर उसको पढ़ते हैं और वहां मार्किंग करना ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज एग्जामिनेशन। रिव्यू कभी भी मार्किंग करने के ऑब्जेक्ट से नहीं किया जाता है। रिव्यू किया जाता है कि आपने जो किया उसमें कोई गलतियां रह गई, कोई बातें रह गई जो नहीं लिखी गई थी, तो मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपकी गलतियां रह गई थी, आपकी छुटी हुई बातें रह गई थी, उस पर मैं काम करना शुरू कर दूं, ताकि सोसाइटी को ये पता चल सके कि उस समय रिसर्च में तो ये बातें आई थी लेकिन अभी वो बातें नहीं है। इसलिए ये जरूरी ये होता है कि लिटरेचर रिव्यू में हम पिछले जो भी उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर काम हो चुका है उसका पहले हम स्टडी करें और अपने रिसर्च में उसको लिखे भी कि मिस्टर वाई ने ऐसा ऐसा 1990 ईस्वी में कहा था, मिस्टर जेड ने 2010 ईस्वी में इसी टॉपिक पर ऐसा ऐसा कहा था। तो ये लिखना जरूरी पड़ेगा, ये जानना जरूरी पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी कि पिछले जो साहित्य है उसकी समीक्षा करना पहली आपकी जरूरत होगी अपने रिसर्च को बढ़ाने से पहले। आपका तो रिसर्च बढ़ेगा ही, लेकिन उसके पहले उस पर जो भी साहित्य लिखे जा चुके हैं, जो भी उस पर लिटरेचर पर काम किया गया है उसका रिव्यू होना जरूरी है। और आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में उसको आप लिखेंगे कि मिस्टर एक्स ने ये कहा था 2010 ईस्वी में। हो सकता है अगर पन्ना नंबर का उल्लेख भी करना चाहें तो पेज नंबर का भी उल्लेख कर दीजिए कि उसने ये पेज में ये कहा था और उसमें ये थोड़ी सी कमी रह गई थी। तो ये लिटरेचर ऑफ रिव्यू हो गया। नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फॉर्मुलेटिंग इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि किसी भी समस्या से जरूरत अधिक है उसके समाधान की। समस्याएं तो है, समाज में बहुत तरह की समस्याएं हैं, जिंदगी जीना भी अपने आप में एक समस्या ही है, लेकिन क्या हर समस्या का समाधान नहीं है? बिल्कुल समाधान है। पॉजिटिव थॉट में आप सोचिए, पॉजिटिव थॉट में आप उसको यूज कीजिए तो उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलेंगे समाधान जरूर मिलेगा। तो पहले आप अपना जो प्रॉब्लम डिस्क्राइब किए हैं उसका आप डिटेल्स तैयार कर लीजिए। जैसे ही डिटेल्स तैयार कर लेंगे, मतलब एक तरह से इसका कहिए कि चैप्टराइजेशन तैयार कर लीजिए कि आपके इस रिसर्च प्रोजेक्ट में कितने चैप्टर होंगे। क्या 6 चैप्टर में समझ जाएंगे, 7 चैप्टर में समझ जाएंगे, 5 चैप्टर में समझ जाएंगे? और हर चैप्टर का नामांकन कर दीजिए, हर चैप्टर का विथ नेम यूज कर दीजिए कि इस चैप्टर का ये नेम होगा, इस चैप्टर का ये नेम होगा, इस चैप्टर का ये नेम होगा। ये भी आप पहले उसमें तय कर लीजिए, तो ये ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ये अच्छा इसलिए संदर्भ में होगा कि पहले से आपको पता होगा कि किस चैप्टर के लिए हमको क्या काम करना है। मान लीजिए मटेरियल तो आपके पास इकट्ठा हो गया, तो अब उस मटेरियल को कहाँ डालेंगे? थोड़ी है कि अनस्कैटर्ड वे में जहाँ पाएंगे वहां लिख देंगे। हर एक चैप्टराइजेशन में उसका आप स्टडी मटेरियल आप डालिएगा। तो ये जरूरी होता है कि उसका चैप्टराइजेशन अगर आप कर देते हैं तो जो रिलेटेड रेलिवेंट टॉपिक जिस आइटम से है वो रेलिवेंट चैप्टर में चला जाएगा। तो ये थर्ड स्टेप है। नेक्स्ट है वर्किंग, डेवलपिंग ए वर्किंग हाइपोथेसिस। डेवलपिंग ए वर्किंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। हाइपोथेसिस एक रिसर्च के पहले एक पूर्वानुमान है, एक परिकल्पना है, एक सोच है, एक अपनी समझ है। ये सोच और समझ क्या है? आप अपने लाइफ में याद कीजिए कि जब बचपन में खेला करते होंगे, अगर क्रिकेट खेलते होंगे या जो भी खेल खेलते होंगे जिसमें 2 पक्षकार होता होगा, एक अपोजिट पार्टी होता होगा, एक अपने पार्टी में होते होंगे, तो वहां पर टॉस किया जाता था, सिक्का को उछाला जाता था और सिक्का को उछालने के बाद एक पार्टी हेड बोलता था तो ऑटोमेटिक दूसरे पार्टी का वो टेल हो जाता था। और अगर जिसने हेड कहा, अगर वो सिक्का को उछालने से हेड आ गया
तो हेड वाला बैटिंग पसंद करेगा या बॉलिंग पसंद करेगा वो उसको कहना है, दूसरे पार्टी को वो मानना पड़ेगा। या टेल आ गया तो जिसने टेल कहा था उसको ये बोलना पड़ेगा कि वो बैटिंग करेगा कि बॉलिंग करेगा, दूसरा पार्टी को वो मानना पड़ेगा उसका अपोजिट काउंट को। जस्ट उसी तरीके से हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि किसी भी रिसर्च को तैयार करने से पहले आप एक परिकल्पना सोचते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या आंसर आ सकता है। इसको डिनोट किया जाता है, हाइपोथेसिस का जो स्पेलिंग है एच से शुरू हुआ है तो इसका कोडवर्ड भी एच ही है। हाइपोथेसिस एच वाई से जब शुरू होता है तो इसका कोडवर्ड भी एच से ही होता है। एक H0 होता है और एक H1 होता है। H0 का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, और H1 का मतलब होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H0 और H1 दो अलग अलग है। जिस तरह से हेड अलग है, टेल अलग है, वैसे H0 है और H1 है। H0 नल हाइपोथेसिस है, H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट जब तैयार किया जाता है, गवर्नमेंट या कोई भी सेक्टर जब अपना प्रोजेक्ट तैयार करती है तो वो हमेशा दो ऑप्शन को लेके चलती है कि अगर ये वाला फेल कर गया तो दूसरे ऑप्शन पर हम काम करेंगे, अगर ये वाला काम कर गया तो दूसरे को हम क्विट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कुछ ऐसा ही होता है कि जब आप अपने रिसर्च को तैयार करते हैं तो ये एक परिकल्पना लेके चलते हैं कि अगर आज समाज में जगह जगह पर अग्निवीर कार्यक्रम के तहत लोग विरोध कर रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं, ट्रेन की बोगियां नुकसान में पहुंचाई जा रही है, तो हम जब रिसर्च करते हैं तो दो बातें सोच कर चलते हैं। दो बात सोचकर ये चलते हैं, क्या सरकार की गलती है, क्या स्टूडेंट्स की गलती है। दो बातें हैं, एक H0 होगा, एक H1 होगा। कहीं ना कहीं पर तो जाकर हमारा प्रोजेक्ट डिफाइन कर देगा। वो प्रोजेक्ट अंतिम में ये बता देगा, जब हम डिस्कशन करेंगे, जब हम उस पर बात करेंगे तो हम देखेंगे कि गलतियां कहाँ रह गई थी, किस परिप्रेक्ष्य में वो गलतियां आ गई थी। तो हाइपोथेसिस बिल्कुल एक कल्पना है और ये आपके रिसर्च को जांचने की कल्पना है, इसकी एक जांच होती है। इस जांच के तहत भविष्य में जो भी आंसर आ सकते हैं उसका आकलन किया जाता है, जो भी आंसर आ सकते हैं उसका आकलन किया जाता है, और जो डेटा होते हैं उस डेटा का एग्जामिनेशन होता है। उस डेटा का एग्जामिनेशन करके हम ये देखते हैं कि हमारा डिसीजन H0 पर आया या अल्टरनेटिव H1 पर आया। अगर हम H0 मान के चल रहे थे तो वो नल हाइपोथेसिस होता है। अगर वो प्रोजेक्ट मेरा फेल कर रहा है जिस पर हम पढ़ रहे हैं तो एक दूसरा भी हम लेके चल रहे थे लाइन, वो सब्सिडरी लाइन पर अगर हमारा रिसर्च जा रहा है तो दैट मीन्स वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जांच की तरफ बढ़ रहा है, तो वो H1 की तरफ बढ़ेगा। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है या डेवलपिंग और वर्किंग हाइपोथेसिस जो है वो दो भाग में, अभी आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो अभी आप बहुत लंबे स्तर पर इसको नहीं जा सकते क्योंकि हाइपोथेसिस बहुत बड़ा एक चैप्टर भी है, उसका कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। तो हाइपोथेसिस एक H0 है और एक H1 है। H0 इज नल हाइपोथेसिस, H1 इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी कि एक जिस डायग्राम में हम बढ़ रहे हैं अगर उसी डायग्राम पर हमारा आंसर आ भी रहा है तो हम H0 है। अगर जिस डायग्राम से हम चल रहे हैं और उसका आंसर दूसरे डायग्राम की तरफ अगर बढ़ रहा है तो वो दूसरा प्रोजेक्ट भी ऑलवेज तैयार रखना चाहिए कि अगर पहला फेल कर गया तो आपका समय, आपका मेहनत, आपका पैसा, आपका दिमाग सब बर्बाद नहीं होना चाहिए, वो दूसरे डायग्राम की तरफ एडजस्ट कर जाना चाहिए। दैट इज H1। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट वन इज ड्राफ्टिंग द रिसर्च प्रपोजल। अब आता है कि रिसर्च प्रपोजल का ड्राफ्टिंग करना। रिसर्च प्रपोजल का ड्राफ्टिंग करना मतलब इसमें बहुत कुछ आपको समरी के रूप में पहले जिसको आप कहते हैं ना, पहले से जो पेपर आप जमा करते हैं, कोई भी चीज का एक पहले पेपर जमा किया जाता है, सिनॉप्सिस जिसको आप कहते हैं, तो ये जस्ट एक सिनॉप्सिस तैयार करना होता है। सिनॉप्सिस जो होता है वो पूरा चीज का प्रारंभिक स्वरूप होता है, प्रिलिमिनरी स्टेज होता है सिनॉप्सिस। जो पूरा रिसर्च भविष्य में बनने वाला है तो उस भविष्य में बनने वाले रिसर्च का ये जस्ट एक पहला प्रिलिमिनरी स्टेज संक्षिप्त में बिल्कुल समरी के रूप में बताने का प्रयास किया जाता है, जिससे ये पता चलता है
कि हमारा रिसर्च किस एंगल की तरफ जाएगा, ये पहले से डिफाइन होना चाहिए। तो वो सिनॉप्सिस जो है, वो सिनॉप्सिस एक्चुअली में समरी जो होता है वो लास्ट में होता है, सिनॉप्सिस जो होता है वो पहले होता है, दोनों में ये अंतर है। किसी भी रिसर्च का समरी लास्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और सिनॉप्सिस जो होता है वो पहले प्रोड्यूस किया जाता है। वो एक अनुमान होता है, एक आकलन होता है कि हम इस एरिया पर काम करना चाह रहे हैं, हमारा जो रिसर्च होगा वो इस क्षेत्र से होके गुजरेगा। जब ट्रेन खुलती है हावड़ा से तो वो एक प्री डिफाइंड स्टेशन डिस्क्राइब होता है कि किस किस स्टेशन पर कितने कितने बजे कितने मिनट के लिए गाड़ियां रुकेगी, तो वो पहले से तय होता है। और जब रुक जाती है तो वो एक घटना होती है कि हाँ यहाँ पर वो गाड़ी रुकी थी, इतने समय के लिए रुकी थी। तो ये जो रिसर्च प्रपोजल का जो ड्राफ्टिंग है वो बिल्कुल कहिए कि मतलब पहले तैयार किया गया एक सिनॉप्सिस की तरह, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिनॉप्सिस को पास करवाना बहुत जरूरी होता है। अगर डिपार्टमेंटल रिसर्च काउंसिल आपके सिनॉप्सिस को पास नहीं करता है तो वैसे स्थिति में फिर आपका रिसर्च कैसे कंप्लीट होगा। तो डिपार्टमेंट में आपको डिपार्टमेंट रिसर्च काउंसिल से अपने सिनॉप्सिस को पास कराना जरूरी है कि जो भी डीआरसी मेंबर हैं उनको ये लगे कि जिस सिनॉप्सिस को आपने प्रेजेंट किया है वो अकॉर्डिंगली रिसर्च के पैरामीटर के अनुसार है। बहुत महत्वपूर्ण होता है इसको बनाना, बहुत संक्षेप में बनाना पड़ता है और बहुत बारीकी से बनाना पड़ता है। संक्षेप में बनाने का मतलब है कि रिसर्च काउंसिल ये जानना चाहती है कि जिस पर आप काम करते हैं उसका क्या क्या चैप्टराइजेशन होगा, किस किस टॉपिक को आप छुएंगे। पूरा भी डिटेल नहीं बता रहे, आप एक छोटा सा खाली रूप दे रहे हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज पर आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी हम क्या क्या चैप्टर को छूने जा रहे हैं, क्या क्या एरिया को हम कवर करने जा रहे हैं, किस किस क्षेत्र में हमारा काम होगा। तो ये रिसर्च प्रपोजल का एक ड्राफ्टिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रिलिमिनरी स्टेज में आपको इसका जानकारी देना जरूरी होता है कि हम क्या क्या काम इस पर करना चाहते हैं, कहाँ जाना है, कैसे पहुंचना है, कहाँ से शुरू करना है। मतलब जस्ट ये कह लीजिए कि ये एक मैप है। आप गूगल मैप देखते हैं ना, कभी कभी अननोन जगह पर जब आप जाते हैं तो आप अपना वहां पर नेविगेशन सर्च में डाल देते हैं कि हमको ये जगह पर डालना है, और वहां पर आप अपने गाड़ी के अगले हिस्से पर उसको रख देते हैं, वो बताता जाता है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इतना मीटर पर आगे मुड़ना है, आगे इतना जाम भी मिल सकता है, ये सब कुछ पहले लिखा जाता है। बस उसी तरीके का ये ड्राफ्टिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल है, जो ये पूरी तरीके से एक सड़क को आगे की ओर बढ़ाने के लिए बनाया हुआ एक मैपिंग होता है। ये क्या होता है, मैप होता है। पूरा मैप हम देखते हैं ना, ज्योग्राफी में लोग पढ़ते हैं या हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैप बना हुआ है कि उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, ये वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है ना। बस वो एक मैपिंग है। रिसर्च प्रपोजल का जो ड्राफ्टिंग होता है वो एक मैपिंग होता है आपके रिसर्च का। इंडिया कितना बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन नक्शा कितना छोटा होता है, बहुत छोटा नक्शा होता है। और उस नक्शा में जब आप लिख देते हैं कि यहाँ पर सरिया है, यहाँ पर बगोदर है, यहाँ पर गिरिडीह है, तो वो सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन हो जाता है ना कि यहाँ पर कहाँ पर क्या है। तो वो उतना बड़ा जगह को, रिसर्च बहुत बड़ा है, पूरा इंडिया को अगर आप मान ले तो वो रिसर्च है। और उसका मैप जो है, छोटा सा मैप एक कागज में जो डाल देते हैं तो पूरा इंडिया आपको दिखाई पड़ जाता है। तो ड्राफ्टिंग रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रिलिमिनरी स्टेज में आपको दिखाना पड़ता है कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ डेटा लाएंगे, कहाँ कहाँ काम करेंगे, क्या क्या चीज पर काम करेंगे। नेक्स्ट है रिसर्च का डिजाइन, छठा टॉपिक है, छठा स्टेप है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जो होता है उसमें दो तीन बातें आपको लिखना पड़ता है। सबसे पहले सैंपलिंग डिजाइन, सैंपलिंग डिजाइन के बाद आता है डाटा कलेक्शन डिजाइन, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन, ये तीन बातें इसमें आती है। अब एक एक करके चलिए कि ये तीनों क्या है। रिसर्च डिजाइन में पहला जो है सैंपलिंग डिजाइन। सैंपलिंग डिजाइन क्या होता है, सैंपल, सैंपल से बना है सैंपलिंग डिजाइन। आप देखते होंगे अब तो जमाना में टीवी थोड़ा सा कम हो गया प्रचलन में, पहले टीवी जब चलता था तो एक टीआरपी वर्ड यूज किया जाता था। टीआरपी का मतलब होता था कि जो हम पब्लिक के सामने टीवी पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसका टीआरपी कितना ज्यादा होगा, यानी पब्लिक उसको कितना ज्यादा पसंद करेगी। एक जमाना में रामायण का जब प्रसारण किया जाता था दूरदर्शन पर, डीडी चैनल पर, तो वो सबसे ज्यादा टीआरपी को लेता था। और उस टीआरपी यानी पब्लिक में लोकप्रियता उसकी सबसे अधिक होती थी। टीआरपी का मतलब होता है कि पब्लिक में उसकी लोकप्रियता कितनी अधिक होगी। तो पब्लिक में जितनी अधिक लोकप्रियता होगी वैसे इसमें क्या होता था कि रामायण का जो बीच का ब्रेकिंग आइटम होता था, जो ब्रेक लेता था, 2 मिनट या 1 मिनट का ब्रेक लेता था, तो उसमें लोग अपना प्रचार डालने के लिए
कभी निरमा कंपनी, कभी सर्फ कंपनी अपना प्रचार डालने के लिए मैक्सिमम पैसा देती थी दूरदर्शन को, कि पब्लिक जब रामायण देख रहा होगा तो रामायण का टीआरपी सबसे ज्यादा था, यानी सबसे ज्यादा वो लोकप्रिय था और पब्लिक उसको सबसे ज्यादा ध्यान से देख रहा होता था। तो पब्लिक जब सबसे ज्यादा ध्यान पर देखेगा तो मेरा प्रचार भी सबसे ज्यादा लोग देखेगा, इसलिए लोग उसमें सबसे ज्यादा पैसा देते थे। जिसका टीआरपी सबसे कम होता था, यानी कि जिसको पब्लिक सबसे कम देखती थी, उस पर क्या होता था, लोग अपना टीआरपी कम महसूस करते थे और उस पर प्रचार के लिए लोग कम खर्चा करते थे। अभी आप इसका आकलन कैसे करते हैं, ये तो पहले जमाने में होता था। अभी आप देखिए कि गूगल सर्च में आप देखिए कि किसी भी वेबसाइट को कितने बार हिट किया गया है, कितनी बार लोगों ने उसको देखा, उसका एक पैरामीटर होता है, उसका एक अंक होता है, 25 लाख लोगों ने देख लिया, 26 लाख लोगों ने देख लिया, 2 लाख लोगों ने देख लिया। तो जिसका हिटिंग ज्यादा होता है उसका टीआरपी उतना ज्यादा होता है, जिसका हिटिंग कम होता है उसका टीआरपी भी उतना कम होता है। तो जब रिसर्च का जब आप सैंपलिंग डिजाइन करते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि आपका टीआरपी कितना ज्यादा हो सकता है, यानी कि लोकप्रियता कितनी अधिक हो सकती है, लोग उसको कितना ज्यादा लोकप्रिय तरीके से और जानने के उद्देश्य से, पढ़ने के उद्देश्य से कितना ज्यादा उसको जानना चाहेंगे। नेक्स्ट वन है डाटा कलेक्शन डिजाइन। डाटा कलेक्शन डिजाइन, डाटा का कलेक्शन, रिसर्च करने के लिए डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे रिसर्च में दो बातें जो आती हैं, दो प्रकार जो भी बता रहे हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जो होता है वो लिखने वाली बातें होती है और क्वांटिटेटिव जो होती है वो आंकड़ा वाली बात होती है। तो रिसर्च में जितना ज्यादा आप क्वांटिटी का प्रयोग करेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च का जितना ज्यादा यूज करेंगे, आंकड़ा का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, वो उतना आपके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि ऑथेंटिकेशन बोल कर नहीं होता है, डेटा के साथ ऑथेंटिकेशन होता है। किसी भी बात को अगर आप रखते हैं अंक के साथ, कि मान लिया गया कि 100 छात्र हैं और 100 छात्र में 50 छात्र वंचित है या 60 छात्र वंचित है, 40 छात्र लाभान्वित है या 40 छात्र लाभान्वित नहीं है, 60 छात्र लाभान्वित है, तो ये सब एक डेटा है और ये डेटा ज्यादा एक्यूरेसी प्रेजेंट करता है। तो वो किसी भी रिसर्च में ये बहुत जरूरी है कि डेटा का कलेक्शन कैसे किया जाएगा। क्या वो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करके काम करेगा, क्या वो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करके काम करेगा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेगा तो किन किन तरीके से हम जाकर खुद कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी डेटा होगा तो कौन कौन सोर्स से हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे, ये रिसर्च डिजाइन में लिखा जाता है। इंटरव्यू होगा, डाटा कलेक्टिंग होगा, क्वेश्चनायर होगा, बहुत तरह का इसमें बात आएगा। और नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट डिजाइन। जब आप डेटा का कलेक्शन करेंगे तो वो डेटा का जो कलेक्शन होगा उसका चेकिंग भी होना चाहिए। जो डेटा होगा बस यूं ही नहीं आप कह दीजिए कि चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होता है और राजस्थान में सबसे कम बारिश होता है, उसका कुछ ना कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई ना कोई माप है, कोई ना कोई मिलीमीटर का एक डेटा है जो बताता है कि चेरापूंजी में इतना मिलीमीटर बारिश हुआ है, वो माप बताता है। खाली हम मुजवानी कहते हैं सबसे ज्यादा बारिश होता है, ठीक है ये भी सत्य है, लेकिन अगर आप डेटा के साथ कहें कि 970 मिलीमीटर बारिश हुई है इस बार चेरापूंजी में, जो पूरे भारत में कहीं भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि चेरापूंजी सबसे ज्यादा बारिश करने वाला जगह है। तो डेटा के साथ बोलिए, अगर हम ये कहें कि 10 मिलीमीटर बारिश राजस्थान में हुई है और दूसरे क्षेत्रों में बहुत अधिक हुई है, तो बहुत अधिक जब हम बोलते हैं तो वहां डेटा नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि राजस्थान में 10 मिलीमीटर हुई, झारखंड में 200 मिलीमीटर हुई और चेरापूंजी में 920 मिलीमीटर हुई, तो ये एक डेटा है जो ये बता दिया कि 3 स्टेट में अगर हम कंपेरिजन के, 3 एरिया का हम कंपेरिजन के, तो उसमें सबसे कम बारिश राजस्थान में हुई है। तो डेटा किस तरीके का कलेक्शन करेंगे, प्राइमरी करेंगे, सेकेंडरी करेंगे, ये भी तय होना चाहिए। और उसका इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, बहुत तरह का इसमें चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, टी टेस्ट होता है, चाय स्क्वायर टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, बहुत तरह का टेस्ट होता है, तो ये टेस्टिंग भी करना उसमें जरूरी होता है। आई विश कि लगभग हम लोग हाफ पोर्शन को कंप्लीट कर लिए।